back to the Future Doctors of India. I'm Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. So let's start with the mineral nutrition. इस हमारे previous lecture में हमने different micro and the mini nutrients की जो कमी की वजह से जो deficiency symptoms आते हैं वो हमने study किया था कि like कौन कौन से deficiency symptom किस किस mineral ions की वजह से हो सकते हैं. Okay, और कभी कभी एक mineral की वजह से बहुत सारे symptoms भी एक like किसी एक mineral की वजह से multiple symptoms हो सकते हैं और एक symptoms के पीछे किसी particular mineral का हाथ नहीं होता. So it like the multiple minerals may create a one symptom, okay, and a particular mineral it create a multiple symptoms also. So आज के लेक्चर में बेसिकली हम टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. देखिए, the requirement of micronutrient is always in a low amount, while the moderate decrease the cause the deficient symptom and moderate increase the cause the toxicity. देखिए, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में यही फर्क होता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट में आप न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती. आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे देन स्टिल वो आपकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं देगा. लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जिससे कम या ज़्यादा आपने कुछ भी किया सो वो डेफिशिएंसी सिम्टम आपको प्रोड्यूस करेगा. मतलब ज़्यादा भी खतरनाक है, कम भी खतरनाक है. सो इन दैट वे एक बहुत नैरो रेंज होती है इनके कॉन्सेंट्रेशन की, जिसमें वो अपनी ग्रोथ को शो करते हैं. ठीक है, अगर आप उसकी ग्रोथ रेंज से कम या ज़्यादा हुए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. Any mineral ion concentration in the tissue that reduce the dry weight of tissue by about a 10% is considered toxic. For an example, किसी भी एक प्लांट सेल की प्लांट टिश्यू लिया आपने और उसका ड्राई वेट लिया, अगर उसका ड्राई वेट का 10% केवल मिनरल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो रियली वो टॉक्सिक है. Such critical concentration are widely vary among different micronutrients. ये critical concentration होती है जो बेटा हर एक different micronutrients के लिए vary करती है. Critical concentration मतलब एक ऐसी concentration जिसके नीचे जो plants की growth and reproduction जो होता है वो retarded हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है. Even the toxicity level for element that's vary for different plants. Okay. देखिए, like अगर आप ये देखेंगे so toxicity of micronutrients के अंदर like many times excess of element may inhibit uptake of another element. For an example, manganese toxicity. ठीक है, जैसे कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी कहने का मतलब है, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है. अगर मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो उससे क्या इशू होते हैं. तो पहला इशू क्या होता है कि क्रॉनिटिक वेन जो लाइक प्लांट्स की लीफ के अंदर बहुत सारी वेन्स निकली हुई होती हैं, उसके चारों तरफ ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं. या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पिन का मतलब है कि वहाँ क्लोरोफिल आपका डैमेज हो गया, जो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ. या फिर क्या होता है, ये जो मैग्नीज जो होता है ये आयरन और मैग्नीशियम के साथ कॉम्पीट करता है. अगर मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो आयरन और मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है. तो वो क्या करता है, आयरन और मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन को मैग्नीज को लेने ही नहीं देता. ठीक है, उनका अपटेक कम हो जाता है. जैसे कि अगर मैग्नीज क्या करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम जिन एंजाइम के साथ बाइंड अप करता है वो बाइंड करेगा कि मैं बाइंड करूंगा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. सो मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट अपेक्स. जो बेसिकली इवन जो सूट अपेक्स के अंदर जो कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होता है वो उसको इनहिबिट कर देता है. सो एक्सेस ऑफ मैग्नीज ये बेसिकली डेफिशिएंसी आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम की ये डेफिशिएंसी शो करता है. तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो आयरन मैग्नीज कैल्शियम की जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है. और आयरन वैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बाय द वे मैग्नीशियम और कैल्शियम आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है. that what appear as symptom of manganese toxicity may actually that अगर जो आपको मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी, ध्यान रखना टॉक्सिसिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम या दोनों से हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से सो वो आयरन मैग्नीज कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को शो करता है. सो बेसिकली देर आर द टू वेज ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एक होता है सिम्प्लास्ट, एक होता है एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट न्यूट्रिएंट्स पाथवे के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिकली मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है आयंस का बहुत रैपिडली होता है. ये बेसिकली क्या है, सिर्फ सेल वॉल से पास होते हुए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं होते. ठीक है, सो बहुत प्रोसेस मूवमेंट होता है एंड इसमें ये सेल के आउटर स्पेस से यहाँ पे मिनरल्स पास होते हैं. और दैट पैसिव आयंस और मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, आयंस चैनल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू पास होता है जो सेलेक्टिव पोर्स के थ्रू होते हैं. मतलब क्या होता है, इनके अंदर बेसिकली सेल वॉल के अंदर बहुत सारे सेलेक्टिव पोर्स मेम्ब्रेन्स होती है. मेम्ब्रेन या फिर आप देखें मेम्ब्रेन या फिर वॉल के अंदर बहुत सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं या फिर आयंस होते हैं जिसके थ्रू वो पास हो जाता है. ये पैसिव मूवमेंट होता है जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती.
सिम्प्लास्ट पे उल्टा होता है। ये क्या करता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से पास होता हुआ जाता है, जिसकी वजह से इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को के लिए एनर्जी को देना पड़ता है। तो वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से पास हो रहा था, ये साइटोप्लाज्म से पास होता है जो कि एक्टिव प्रोसेस होता है। अगर आप देखिए, ये बेसिकली एपोप्लास्ट है और ये देखिए ये आपके से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से पास होता हुआ चला जाता है और ये उसके साइटोप्लाज्म से पास होता हुआ जाता है। दैट्स व्हाई आपका एपोप्लास्ट एक लेस एनर्जेटिक प्रोसेस है ही नहीं, लाइक एनर्जी की रिक्वायरमेंट इज प्लस एनर्जेटिक प्रोसेस है। नाउ मिनरल सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसलोकेटेड होते हैं थ्रू द जाइलम। क्या होता है कि बेसिकली जैसे ट्रांसपिरेशनल पुल का मतलब क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल कहने का मतलब क्या होता है कि जब लीफ के थ्रू जो वाटर ट्रांसपिरेट होता है तो क्या होता है, लीफ में एक वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो एक पुल बनाता है कि वो ग्राउंड से वाटर लेगा, ठीक है, एक साइड वाटर की कमी हो गई तो नेगेटिव नेगेटिव वहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी वाटर को फिल करने के लिए वो ग्राउंड से वाटर को लेता है और जैसे ही ग्राउंड से वाटर लेता है अलॉन्ग विद दैट वाटर मिनरल्स भी उस वाटर के साथ साथ आ जाते हैं। सो एनालिसिस ऑफ सैप, अगर आप केवल जाइलम के सैप का एनालिसिस करते हैं, मतलब जाइलम के फ्लूइड का मतलब है, सैप मतलब फ्लूइड, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे मिनरल आयंस आपको दिखाई देते हैं। उन मिनरल एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप टेक्निक के थ्रू। वो कैसे करते हैं कि जैसे कि आपने वाटर सॉइल के अंदर अपने कुछ मिनरल्स को रेडियो लेवल कर दिया, ठीक है, वो जैसे ही कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो जाइलम के थ्रू ऊपर जाएंगे तो वो आपको रेडियो लेवल आइसोटॉप्स, ठीक है, वो आपको जाइलम के अंदर भी दिखाई देते हैं। सो दैट्स अ वे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए जाइलम वेसल है जिसमें आपके कुछ मिनरल एंड वाटर मिनरल्स आपको दिखाई देते हैं। सॉइल बेसिकली क्या होता है, सभी एसेंशियल एलिमेंट्स का एक रिजर्वॉयर होती है जिसके अंदर ये आपके इसमें लाइक आपके जो सॉइल जो रूट्स है उसको मैट्रिक्स को स्टेबलाइज भी करती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन भी करते हैं। इसके अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर ही होते हैं। तो लेकिन ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? ये रॉक की वेदरिंग से आते हैं, ठीक है, जो रॉक कंटेंट होता है उसकी जो वेदरिंग होती है, मतलब चट्टानें टूट जाती है तो उसकी वजह से मिनरल्स वो रॉक्स सॉइल में आते हैं, देन वो प्लांट्स की रूट उन सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेती है और लीफ को प्रोवाइड कराती है। Okay, so by process enrich the soil with the dissolved and the inorganic salt since they are derived from the rock mineral and their role in a mineral nutrient referred as a mineral nutrition. Soil consists of a variety of substances. केवल उसके अंदर मिनरल्स ही नहीं होते, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे कि उसके अंदर माइक्रोराइजा होता है, राइजोबियम उसके अंदर होता है, इवन बहुत सारे लाइक बहुत सारे उसके अंदर लाइक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। इवन ये रूट्स को एयर भी प्रोवाइड करता है, एरिएशन भी प्रोवाइड करता है। सो सच डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। अगर मान के चलो किसी की भी डेफिशिएंसी आ गई, मिनरल की डेफिशिएंसी आ गई, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन बैक्टीरिया उसकी एफिशिएंसी उसकी मिनरल में कमी आ गई तो अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड में इफेक्ट पड़ता है। सो उसकी कमी को हम फर्टिलाइजर दे के पूरा करते हैं। सो फर्टिलाइजर के लिए में क्या-क्या माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट आपको सबको याद ही होगा, जिसे हम बोलते हैं एनपीके, ओके, एनपीके S. So you get macronutrients, while as well it also required a micronutrients Cu, Zn, Fe and Mn. Okay, both form the fertilizer and we applied as per need. ऐसा नहीं कि जितना भी डाल दो, that पहले सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, कितना कम है उतने अमाउंट में ही फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। देखिए मैंने आपको बताया कि सॉइल के अंदर मिनरल आयन भी होते हैं, तो मिनरल के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे बहुत मिनरल के साथ साथ उसमें बेसिकली आपका ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल चलाते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि नाइट्रोजन एक तरह का एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि फ्रेमवर्क एलिमेंट है बेसिकली। सो इवन क्लोरोफिल और लाइक प्लांट सेल में सबकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट सेल्स की होती है वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में होती है। इवन लाइक अमीनो एसिड्स, क्योंकि अगर अमीनो एसिड्स देखिए तो नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप जो होता है वो नाइट्रोजन का डेरिवेटिव होता है, तो अगर वो ही नहीं होगा तो अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे, अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ना सेल मेम्ब्रेन बनेगी, ना डिफरेंट ये जो फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स और ना जाने पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन बेस्ड होता है, तो बनेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई लाइक इवन हार्मोन्स होते हैं वो भी विटामिन, ये सब नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट पार्ट होता है। सो द प्लांट इवन माइक्रोब के साथ कंपटीशन करता है, क्योंकि माइक्रोब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों करता है। सो दोनों लाइक फिक्सेशन करते हैं, और सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है बहुत लिमिटेड होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो अराउंड 76% है, लेकिन सॉइल के अंदर वो बहुत कम होता है।
नाइट्रोजन नेचुरल एग्रीकल्चर सिस्टम दोनों के लिए एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। इसका मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उतना उतना यील्ड जनरेट नहीं हो पाता। ठीक है। सो बेसिकली नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है दो नाइट्रोजन के बीच में, और इस N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना यही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इवन इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक इनफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप नाइट्रोजन की उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइटनिंग जैसे होती है तो लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उसमें क्या होता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसके ऑक्साइड बना देती है, लाइक NO, NO2, N2O, फिर आपका फिर N2O, NO3 नाइट्रेट बन गया, फिर नाइट्रेट से आपका अमोनिया बन जाता है। सो सेम वे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और दिस लाइटनिंग सिस्टम इज ऑल्सो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स भी ऐसे एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे कि आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ए डेड प्लांट, देखिए कुछ समय के बाद में कुछ डेड प्लांट जो प्लांट्स होती है डेथ हो जाती है तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद अमोनिया को रिलीज कर देता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सम ऑफ द अमोनिया वॉलेटाइज, जैसे कुछ अमोनिया, आपको पता है अमोनिया की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी वॉलेटाइज होती है, सो वॉलेटाइल होके एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है। लेकिन जैसे ही उसको एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में कहने का मतलब जरूरी नहीं एयर के अंदर ही करे, लेकिन अगर वो सॉइल के अंदर आती है तो बेसिकली क्या करता है सॉइल उसको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखिए एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, लेकिन उसको यूज करते हैं अमोनिया के फॉर्म में। जैसे यहाँ प्लांट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करके उसको नाइट्रेट में नाइट्राइट, फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, तो दैट इज अमोनिया का पहले नाइट्राइट में कन्वर्जन हुआ, फिर नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ज हुआ, इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब प्लांट्स नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जब वो नाइट्रेट लीफ में जाता है तो वो नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट होता है, मतलब उसका रिडक्शन होता है। फिर रिडक्शन होके देन वो अमोनिया अमीनो एसिड के साथ बाइंड अप होके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देखिए, काफी कुछ क्लियर कर देगा स्ट्रक्चर आपको। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, वाइल जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रो फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते, सॉरी इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब डीनाइट्रिफिकेशन छोड़ दीजिए, ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोफिकेशन के अंदर यूवी रेडिएशंस होते हैं जो नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर। फिर उसके बाद में, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो अमोनिया NO2 में कन्वर्ट हो जाए और ये Na3 में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज आल्सो पॉसिबल व्हिच अकर इन अ सॉइल। फिर प्लांट इस NO2 को लेते हैं, NO3 को लेते हैं, फिर उसको लेने के बाद में फिर लेते हैं, फिर उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक टाइम के बाद में प्लांट की डेथ हो जाती है और वही प्लांट फूड हम लेते हैं तो हमारे अंदर आता है। हम लाइक एक टाइम के बाद प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ होती है, वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद वहां से अमोनिया रिलीज होता है, दैट अमोनिया इज टेकन अप बाय the plants, so that's called the ammonification process. Okay, so that's all about the nitrogen cycle and nitrogen fixation process. So आज के लिए इतना ही आपका कंटेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट वुड बी आवर नेक्स्ट लास्ट लेक्चर। उसके हमारा मिनरल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अपलोड हो जाएंगे, सारे प्रिपेयर हो चुके हैं। और जब तक आप घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।